Hello student, good morning. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस कर रहे थे. हम उसके लास्ट पोर्शन पे चल रहे हैं बेटा. वो हमारा चैप्टर्स खत्म होने वाला है और हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने आपको क्या किया, आपको डिस्क्राइब किया. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि बेटा आप हमेशा रिमेंबर करते रहिए उसको. जो भी आपके बैक के लेक्चर्स हैं उसको दोबारा से फिर देख लीजिएगा, कहीं डाउट लगता हो, और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने रफ कॉपी पे या फिर जो टेक्निकल वर्ड्स हमने लिए थे उसको आप याद करते रहिए ताकि वो भूलने ना पाए. तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्या होगी, प्रिपेयर हो सकती है. ठीक है, तो आपको बेटा हमने क्या किया कि आपको अब तक अगर रिकॉल करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया. उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बिल्कुल डिस्कस किया, डिटेल में देखा. पॉलिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने क्या देखा था, पॉलिनेशन के बाद आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी देखा था, फर्टिलाइजेशन भी देखा था. फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, डबल फर्टिलाइजेशन देखा था. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमने आपको कहाँ पे ले गए थे, जहाँ पे हमने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में चल रहा था. वहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स में इंडो स्पर्म का बिल्कुल डिस्कस किया. जो पिछला लेक्चर हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ था बेटा, उसमें हमने मोस्टली आपको डिपेंडेबल था किस पे, आपको इंडो स्पर्म पे. हमने इंडो स्पर्म को डिटेल में देख चुके हैं. अब हमको क्या करना है बेटा, आगे का लेक्चर जो थोड़ा सा कल छूट गया था, कुछ पॉइंट हम एनसीईआरटी के अलावा बताना चाहते थे, लेकिन आपको हम वो चीज़ें अब लास्ट में बताएंगे. लेकिन फिलहाल हम आगे कंटिन्यूस करते हैं हम एनसीईआरटी पे. एनसीईआरटी में आपका जो आज का लेक्चर्स है वो है आपका किस पे, जो हमने फिगर आपके इस लेक्चर्स में सारे फिगर्स को हमने बना भी दिया है बेटा. तो इस आपका जो लेक्चर्स है वो है आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में. ठीक है, आपके एनसीईआरटी में देखो लिखा होगा ना एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के बारे में आपको पढ़ना है. हमने इंडोस्पर्म को देख लिया. अब सपोज दैट करो, जैसे हमने कल इंडोस्पर्म के बारे में पूरा डिस्कस किया, तो थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा कि इंडोस्पर्म जो होते हैं ना, इंडोस्पर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो सीड जो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है. ठीक है, वो सीड ध्यान रखिएगा. हमने बार बार क्या करना, लेक्चर्स कंटिन्यूअस सुनते रहिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होके. इंडोस्पर्म के आधार पे आपको जो सीड होता है वो आपको 2 टाइप से हो सकता है. एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है, और दूसरा जो सीड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा, आपको इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. ठीक है, इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं और क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. या फिर आपको क्या कहा जाता है, अल्ब्यूमिन. वर्ड एक याद रखिएगा, एक वर्ड हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो आपका. एल्ब्यूमिन, ये वर्ड जनरली यूज किया जाता है इंडोस्पर्म के लिए. इसका मतलब होता है चाहे एल्ब्यूमिन कहिए या फिर आप कहिए क्या, इंडोस्पर्म कहिए. तो कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं वो इंडोस्पर्म का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको एल्ब्यूमिन कह सकते हो. अब आपको याद रखना है ये कि जो सीड होती है इंडोस्पर्म के आधार पे, वो आपको कितनी तरह की होगी, 2 तरह की होती है. एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, या फिर आपको क्या होता है कि जिसे बोल सकते हो आपको एल्ब्यूमिन सीड, और एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड, उसको बोला जाता है एक्स एल्ब्यूमिन सीड बोला जाता है. अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एल्ब्यूमिन सीड में, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में, समझ में आया क्या कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब ये हुआ, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब बेटा ये हुआ कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही क्या होता है, सारा का सारा इंडोस्पर्म जो फूड नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था एम्ब्रियो को, वो सारा का सारा क्या होता है, आपको खत्म हो जाता है या फिर कंज्यूम कर लिया जाता है. किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा. तो उसमें कोई भी उस सीड में क्या होता है, इंडोस्पर्म नहीं बचता है. क्लियर है, उसमें कोई भी इंडोस्पर्म क्या होता है, नहीं बचता. तो ऐसे सीड को हम कहते हैं क्या, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. दूसरी पॉइंट आते हैं जो इंडोस्पर्मिक सीड, अर्थात एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान क्या कुछ आपको इंडोस्पर्म क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, बचे रह जाते हैं.
जिसका उपयोग क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है उसके दौरान वो क्या करता है, कर लेता है। तो जिसमें एंडोस्पर्म पड़ा रहता है, जिसमें कुछ मात्रा में बचा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जैसे आपको कहा था, हमने कोकोनट का कल बताया था ना, कोकोनट जो होता है वो आपको एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक, दूसरी पॉइंट आपको याद रखिएगा, जैसे आप व्हीट का देखो, गेहूं देखे हुए और उसके क्या कहते हैं राइस देखा हुआ, तो वो आपको जनरली क्या होता है बेटा, व्हीट आपको जनरली ले रहे हैं व्हीट में, तो व्हीट में आपको कोई भी एंडोस्पर्म उसमें आपको बचा नहीं रहता, ठीक है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो इतनी पॉइंट आपको याद रखिएगा। ये वाला वर्ड याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन को, एल्ब्यूमिन मतलब होता है एंडोस्पर्म। क्लियर बात? तो हम आज का लेक्चर थोड़ा सा कंटिन्यूअस सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं अपने, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमको आज पढ़ना है एम्ब्रियो। अब ये ध्यान रखो कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको बनता है क्या बेटा, जायगोट बनता है। क्लियर को, जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद हमने देखा पता है, अगर ओव्यूल में देखा जाए, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो साइट में आपको फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओव्यूल का एक पार्ट था आपको क्या, माइक्रोपाइलर इंस, और एक क्या था, चाइल्ड। वो तो बार बार यूज करना पड़ेगा, वो हमेशा आता रहता है, तो उसको नाम याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड इन की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती थी, और एक सेल किस तरफ होती थी, तो माइक्रोपाइलर इन की तरफ। पूछा भी गया है, तो आपको पूछा जाए तो आपको माइक्रोपाइलर की इन की तरफ आपको एक होता है, और वहीं से पॉलिट्यूब एंट्री कर देती है। तो वह जब फ्यूजन हो जाता है उसका, जैसे ही फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है। तो हमने बताया कि जायगोट क्या होता है, आपको कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। रेस्टिंग पीरियड का मतलब वो तुरंत आपको क्या होता है, माइटोसिस में भाग नहीं लेता है, और तुरंत उसका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है, वो कुछ रेस्टिंग पीरियड में होता है। उसका क्वेश्चन हमने बता के रखा हुआ है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होता है, डिवाइड होकर आपको क्या होता है, मेच्योर क्या रहता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेता है, बहुत सारे सेल्स को डिवाइड कर लेता है, और उसमें क्या होता है, फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि वो एंडोस्पर्म जब आपको डेवलप करे तो उसको नरिशमेंट आसानी से मिल सके, उसको एनर्जी की कमी ना पड़े। ठीक, तो इसलिए होता है। अब वही देखना है कि अब क्या होगा कि एक जायगोट होगा कैसे भाग लेता है। तो हमने देखा आपको क्या, यदि एनसीईआरटी का ही हमने एनसीईआरटी में भी मेंशन आपको किया हुआ, तो दिया हुआ एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो साइट वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। कह रहे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जहां स्टार्ट होता है वो किधर की तरफ स्टार्ट होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जब एम्ब्रियो जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो वहां पे जहां पे जायगोट आपको प्रेजेंट होता है, जायगोट कहां पे प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जैसे ही उसका डेवलपमेंट होता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको हमने देखा उसके ऊपर की तरफ आपको क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, चाइल्ड की तरफ थोड़ा सा बीचों बीच होता है, पूरा फैला रहता है। तो जब भी आपको वो क्या कहता है, डिप्लॉयड जो स्टेज में जायगोट होता है वो डिवाइड करेगा, और ध्यान रखिएगा जायगोट इज द सिंगल सेल, वो सिंगल सेल स्टेज का होता है। रेस्टिंग पीरियड जब डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल बनाएगा, माइटोसिस में भाग लेता है बेटा, एक से दो सेल बनाता है, 2 से 4 बनेगी। जैसे जैसे उसकी सेल्स बनती जाती है तो वो उसकी सेल्स क्या होती है, उसको धकाती जाती है ऊपर वाली सेल को, तो उसके ऊपर वाली सेल को उसको पुश करते जाएंगी, तो वो एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंट्री करता जाएगा, और जितना एंट्री करता जाएगा वो एंडोस्पर्म को क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता जाएगा, उसको सक करता जाएगा, या फिर उसको कंज्यूम करता जाएगा, और उसको अपने नरिशमेंट में लेता रहता है। इस तरह से एंडोस्पर्म क्या होता है, आपको धीरे धीरे नरिशमेंट दे देता है, और क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा, कुछ बचा रहता है, तो वो हमने बता रखा है पहले, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। तो ये फंक्शन उसका होता था। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने ब्लैक बोर्ड पे सारे स्ट्रक्चर बना रखे हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, कुछ नहीं। हमने शुरुआती स्टेज में आपको देखिएगा जायगोट, एम्ब्रियो सेल, ये सारे उसके डेवलपमेंट का हमने प्रोसेस पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल निचोड़ के रख दिया हुआ। समझ लो कि आपको सारी एनसीईआरटी का जितनी भी लाइन में लिखा हुआ था वो हमने इस फिगर में दे दिया हुआ, और उससे एक्स्ट्रा भी बता देंगे आपको, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। हमने कहा ना कुछ चीजें एनसीईआरटी में कंक्लूड नहीं किया हुआ, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ताकि आपको क्लियर रहे उस चीज को समझने के लिए, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कभी भी आपको माइंड से उतरने ना पाए कि हम नहीं पढ़ा हुआ, या फिर वो मिस आउट करे, कंफ्यूजन में बना रहे। बिल्कुल साफ साफ तरीके से हम समझाते चलेंगे और आपको याद होता जाएगा। तो आते हैं
कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब देखो ये ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियो का जैसे ही डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो जनरली कहा जाता है कि एम्ब्रियो डिवाइड करता है और जाइगोट क्या होता है, डिवाइड करता है। आपको लिखा हुआ है डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड and this is an adaptation to the provide assume nutrition to the development embryo। साफ साफ लिखा जैसे ही जाइगोट डिवाइड करता है तो हमने बताया वो पुश करता है, वो ऊपर की जाएगा, कुछ मात्रा में आपको क्या होता है वो डिस्ट्रॉय करेगा, किसको, आपको कंज्यूम करेगा एंडोस्पर्म को, और एंडोस्पर्म उसको क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कंडीशन आपको क्या आती है कि बेटा वो आपको ध्यान रखिएगा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड आपको ध्यान रखिएगा जब फाइनली क्या होता है, इस तरह से डिवाइड करते करते वो फाइनली क्या करेगा, आपको सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है कि जब वो डिवाइड करता है तो उसकी ध्यान रखिएगा, हमने एंजियोस्पर्म में आपको क्लास 11 में आपको पढ़े होंगे कि क्लास 11 हमने एंजियोस्पर्म के दो भागों में बांट देते हैं उसके सीड के आधार पे, उसके कॉटिलीडर को, है ना, कॉटिलीडर के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मोनोकॉटिलीडर है, एक डाइकॉटिलीडर। तो एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक डाइकॉटिलीडर एंड मोनोकॉटिलीडर। तो ये दोनों का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है बेटा जनरली क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डाइकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग होता है और मोनोकॉट का डेवलपमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ स्टेज तक प्रो एम्ब्रियो बनने तक, प्रो एम्ब्रियो को बनने का मतलब होता है शुरुआती अवस्था में जब एम्ब्रियो बनता है तो उसकी स्टेजेस क्या होती है, दोनों की क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दोनों की क्या होती है, स्टेजेस क्या होती है, समान होती है, लेकिन फिर भी डिफर करता है और बाद में उसके बाद आप क्लियरली हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये आपको मोनोकॉटिलीडर एम्ब्रियो डेवलपमेंट था और ये क्या है, डाइकॉटिलीडर। तो आज हम दोनों का लेक्चर्स कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, दोनों का हम करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट होता है, कुछ स्टेज आपको क्या होती है, पाई जाती है। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि यदि आपको देखा जाए तो जो जाइगोट जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो एराइजेज होता है, उसमें जनरली आपको किस स्टेज में होगा। पहले आपको बताया हमने कि आपको जाइगोट होगा, बेटा ध्यान सुनिए, जाइगोट होगा, जाइगोट माइटोसिस में भाग लेगा, जाइगोट से दो सेल डिवाइड करेंगी, क्लियर है, जाइगोट से कितनी सेल डिवाइड करेंगी, दो सेल डिवाइड करेंगी। अब ये ध्यान रखो, इस फिगर को हम देखते चलते हैं। ठीक है, टाइम्स देखिए यहाँ पर एक जाइगोट बना रखा है जनरली, और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम एनसीईआरटी को भूल जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी यहाँ पे भूल जाओ, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो। हम डाइकॉट का ये स्ट्रक्चर आपको देखते हैं, इन डाइकॉट, इन डाइकॉट। अगर डाइकॉट का ये देख रहे हैं, हम डाइकॉट के बारे में लेक्चर ले रहे हैं, मोनोकॉट का देंगे बताइए। तो डाइकॉट का हमें पूरा का पूरा बनाए हुए स्ट्रक्चर, और एनसीईआरटी को भी आपको दिखा देंगे, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हुए। देखो ये सारे स्ट्रक्चर आप सारे बता देंगे बेटा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, और पूछा भी जाता है। एनसीईआरटी फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्या बोलते हैं, आप बना भी लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा, उसका से सीक्वेंस भी आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस आपको कि याद करके कैसे करना। तो अब ध्यान रखिएगा डाइकॉट, इन डाइकॉट ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि यदि आपको डाइकॉट की बात है, डाइकॉट की बात है, तो डाइकॉट में क्या होता है कि पहली पॉइंट आपको एम्ब्रियो में एक पॉइंट लिखा हुआ कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, वो देख लेते हैं मेरा, फिर डाइकॉट का देखते हैं। देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। ये वर्ड आपको इंसर्ट दिया है, एम्ब्रियोजेनी, ध्यान रखिएगा एम्ब्रियोजेनी। ये एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनिक इज ड्यूज टू स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो भी डिफरेंट स्टेजेस है उसके अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवृत्ति को हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको उसकी परिभाषा भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द जाइगोट आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इन द एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनी। उसको हम क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। अब आगे देखो, ध्यान रखो,
कि एम्ब्रियोजेनी हमने बताया था, कुछ प्रॉब्लम थी बेटा, इस वजह से थोड़ा सा 20 मिनट लग रहा है, कंटिन्यूसली क्या है। फिर से देखते हैं एम्ब्रियोजेनी क्या होता है। द आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, रेस्टिंग पीरियड के बाद जाइगोट जो होता है वो जनरली आपको डिवाइड करता है, और डिवाइड करने पे वो क्या करता है कि आपको द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम टू जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनी, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेज को हम पढ़ते हैं। जैसे ये डेवलपमेंट हमने लिखा हुआ है सारे डेवलपमेंट, तो ये आपको कह रहा है क्या, एम्ब्रियोजेनी कह रहा है, ठीक, एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। अब आपको देखना है कि इन डाइकॉट में हमने कैसे आपको डेवलपमेंट होता है, तो बड़ा साधारण तरीके से एक वर्ड हम आपको एनसीईआरटी भी मैच करेंगे, और एनसीईआरटी के अलावा भी सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला, इसको ध्यान में मत रखिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको वेस्ट ना करना चाहते थे, इसलिए फिगर पहले से इसको भी बता देगा। ये जो भी फिगर हमने बनाया है ये डाइकॉट का है, ठीक है। ये जो फिगर आप देखेंगे मोनोकाट का है बेटा, तो अभी मोनोकाट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ डाइकाट के बारे में ही देखिए, ठीक है। तो इन डाइकाट में आपको ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि आपको द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन शेफर्ड पर्सन। मतलब ये क्या होगा कि अगर हम पहली बार अगर देखा जाए कि जब डेवलपमेंट होता है नॉर्मल, अगर डाइकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाए तो किस पौधे में देखा गया है, या किस में स्टडी की जाती थी, या किस में किया गया, तो सबसे नॉर्मल जो मिलता पौधा वो आपको क्या दिया हुआ है, शेफर्ड पर्स नाम का पौधा है, उसमें किया जाता है। यहाँ पे लिख लो, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम होने के नाते आपको लिख देते हैं बेटा, शेफर्ड पर्स। इसमें सबसे अच्छा आपको स्टडी की जाती है, फर्स्ट टाइम आपको इसमें देखा गया था, या फिर डेवलपमेंट देखा जाता है डाइकोटिलेडन का, और इसका बॉटनिकल नेम है जो इस शेफर्ड पर्स का, उसका बॉटनिकल नेम बेटा है कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस। इसका बॉटनिकल नेम है, लिख लीजिएगा, कैप्सेला बर्सा, ठीक, ध्यान रखिएगा, बर्सा पैस्टोरिस, बर्सा पैस्टोरिस। नॉर्मल जो आपको इसमें देखा जाता है, स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आपको ये किस फैमिली का है बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली का, ठीक। फैमिली का नाम लिख सकते हो, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली। ये क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा है, इसमें आपको नॉर्मल स्टडी की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे हम इसके बढ़ते हैं। अब आगे की पॉइंट देखो, आगे की पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज कॉल्ड एज अ क्रूसीफर्स आर अर्गेनाइज टाइप ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज इंडोस्कोपिक। इसमें क्या कर रहा है कि इस टाइप के जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसमें जो डाइकोटिलेडन में जनरली क्या होता है कि वो जब डेवलपमेंट होता है तो वो बेटा पुश करते हुए एंडोस्पर्म के अंदर आपको धकाता रहता है। इस वजह से इस टाइप के डेवलपमेंट को, एंडोस्पर्म को, इस टाइप के जो डाइकोटिलेडन में मोस्टली आपको देखा जाता है, वो आपको होता है कैसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इंडोस्कोपिक टाइप का, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट कहा जाता है उसको, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट कहा गया, ठीक है। क्लियरली हमको इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट समझ में आया कि इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी पॉइंट को, इस फिगर को हम समझते हैं बेटा, कंटिन्यू ध्यान से सुनिएगा, जो डाइकाट का हम समझ रहे हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू समझते हैं, फिर अपने लेक्चर्स को क्लियर करते हैं। ये भी मिटा लीजिएगा जो हमने बनाया था, क्योंकि ये भी हमने बना दिया था।
स्टार्ट कर, ये भी अब स्टार्ट। देखो फर्स्ट टाइम इंडो क्या कहते हैं डाइकॉट में फर्स्ट टाइम जाइगोट क्या होता है कि डिवाइड्स फर्स्ट टाइम डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसफर विच प्रोड्यूस ए बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड द टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द चैलेंज। कि पहली बार जब आपको जाइगोट क्या करता है अपना डिवाइड करता है तो वो क्या करता है ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन होता है? ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर पूछ लिया भी जा सकता है। तो ये जब भी डिवीजन किया है, ये जो डिवीजन हुआ यहाँ पे पहली बार जब आपको एक सेल से दो सेल डिवाइड करेगा जाइगोट तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांसफर डिवीजन का ट्रांसफर का मतलब हमको जानते हैं ना कि जैसे ये देखो ट्रांसफर हुआ है, ये आपको ऐसे हुआ है, इस तरह का ट्रांसफर डिवीजन करता है। यदि ऐसे करता तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता। लेकिन आपको पहली बार पूछा गया, जिपमर में पूछा गया, एम में पहली बार डाइकॉट में जो जाइगोट होता है वो ट्रांसफर डिवीजन करता है और ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा वो आपको दो सेल बनाता है, एक बेटा बनाता है बेसल सेल और एक बनाता है टर्मिनल सेल। ये जो होती है बेसल सेल होती है और ये जो होती है वो क्या होती है? टर्मिनल सेल होती है। ध्यान सुनिएगा, ये जो होती है वो क्या होती है? बेसल सेल नीचे वाली और ऊपर वाली उसके है वो टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो होती है सदैव जो होती है, जो बेसल सेल होगी वो आपको सदैव किसकी तरफ होगी? माइक्रोपाइलर की तरफ। और टर्मिनल सेल जो होगी वो सदैव आपको किसकी तरफ होगी? आपको चैल्जन की तरफ। क्लियर हो जाए? माइंड में ध्यान से रखिएगा कि जब वो ट्रांसफर डिवीजन द्वारा जाएगा वो डिवाइड करता है तो उसमें दो सेल फॉर्म होती है, एक बेसल सेल्स और एक क्या होती है? टर्मिनल सेल। बेसल सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड द टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द चैल्जन। क्लियर हो गया? चैल्जन इनकी तरफ आपको क्या होता है? टर्मिनल सेल्स होगी। ठीक, अगली है द बेसल सेल डिवाइड बाय द ट्रांसफर डिवीजन एंड द टर्मिनल सेल बाय ए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। उसके बाद क्या होता है कि जब दो सेल जब बनी तो ध्यान से यहाँ पे रखिएगा कि जनरली क्या होता है जब ये दो सेल डिवाइड करती थी तो उसमें से जो आपको टर्मिनल सेल या फिर दो सेल बने हुए हैं जो जनरली आपको नीचे की तरफ जो सी उसमें भी आपको सेल दो तरह की होती है। एक बेटा होती है सस्पेंसर सेल और एक होती है इम्ब्रियो सेल। ये जो इम्ब्रियो नीचे वाली इम्ब्रियो सेल है जनरली वो क्या बनाती है? आपको इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। और जो सस्पेंसर सेल होती है वो किसका बनाएगी फॉर्मेशन? सस्पेंसर आपको हमने वो उसमें देख लीजिएगा, वो इंसानी का लास्ट वाले में जो सस्पेंसर ये सेल बना देगी ढेर सारी जो आपको उसको अटैच किए रहती है एम्ब्रियो को और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है उसको। ठीक, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब देखिएगा यहाँ पे इसी को कहा टर्मिनल सेल, इसको बेसल सेल, या फिर ये एम्ब्रियोसाइक एक सेल होगी और ये क्या होगी? सस्पेंसर सेल होगी। फिर यही सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगी। अब ध्यान रखिएगा जो सस्पेंसर सेल होगी वो बार बार फर्दर डिवाइड करेगी। किसका कैसा डिवीजन करेगी? ट्रांसफर डिवीजन, अर्थात क्या कहते हैं टर्मिनल जो सेल्स होगी, ध्यान रखिएगा, सॉरी बेसल सेल होगी। बेसल सेल जो होगी वो ट्रांसफर्स डिवीजन करती है और जो क्या कहते हैं वो क्या टर्मिनल सेल जो होगी वो आपको डिवीजन करती है कैसा? लॉन्गिट्यूडनल करती है। वो कैसा डिवीजन करेगी? लॉन्गिट्यूडनल। तो हम आपको यहाँ पे देखते हैं कि ध्यान रखिएगा ये डिवीजन जो हो रहा है जनरली ये सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा बेटा, ये सस्पेंसर सेल को हम बेसल सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपको क्या कहते हैं टर्मिनल सेल। ठीक, जनरली हमने थोड़ा सा उल्टा आपको क्या हो रहा है बेसल सेल आपको उल्टा बना दिया बस फिगर ना, वो आपको डाउट लग रहा है। अगर ये नीचे की तरफ रहता है ऐसे फिगर आपको बनाया होता तो आपको क्लियरली समझ में आता। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि बेसल सेल टर्मिनल सेल्स। अब ये क्या हुआ कि ये जो इम्ब्रियो वाली सेल होगी वो कैसी? आपको टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल सदैव आपको ट्रांसफर डिवीजन नहीं करेगी, वो बेसल सेल करती है ट्रांसफर डिवीजन। बार बार ऐसे ट्रांसफर डिवीजन होगा। तो देखिए एक से आपको एक सेल थी वो टर्मिनेटर बनाएगी कितना? दो सेल। फिर ये आपको कैसा डिवीजन करेगी? जो आपको बेसल सेल्स होगी वो आपको टर्मिनल ट्रांसफर और जो टर्मिनल सेल होगी वो लॉन्गिट्यूडनल, वो आपको क्या बनाएगी? एक से आपको क्या बनेगी? दो। कुल मिला के ये आपको स्टेज नहीं है, जनरली आपको देखोगे तो हमको समझने के लिए ये पॉइंट देखो, ये बेसल, ये मान लीजिए आपको बेसल सेल, ये बेटा आपको उसकी टर्मिनल। ध्यान सुनिएगा, ये बेसल सेल्स,
ये टर्मिनल सेल्स, ठीक, 2 सेल्स बनी थी टर्मिनल सेल। बेसल सेल फर्दर डिवाइड करेगी जब आगे, तो बेटा ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी जब, तो इसमें हमेशा ट्रांसफर डिवीजन होगा ऐसे, ये बेसल सेल जो है, और ये जब डिवाइड करेगी टर्मिनल सेल तो वो लॉन्गिट्यूडिनल करेगी ऐसे। ये देखो 4 सेल स्टेज बना है ना, यही तो कराओगे 4 सेल स्टेज। इसी 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो को हम कहते हैं बेटा, आपको प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। क्या कहा है, नॉर्मल से कह रहा है भाई कि the basal cell divided by transfer division and the terminal cells by the longitudinal, so 4 cell T-shaped क्या होते हैं, प्री एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस। इसके द्वारा जब ये डिवाइड करती हैं बेसल सेल्स और टर्मिनल से, तो उसके द्वारा टी शेप्ड आपको क्या होता है, एम्ब्रियो साइट बनता है, जो 4 सेल स्टेज का होता है, उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक, क्या कहते हैं उसको बेटा, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमको मिल गया ये बीच में हमने गैप लो, पॉइंट पॉइंट पे हम बीच बीच में जो स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं वो थोड़ा सा समझने के लिए कहीं रफ कॉपी भी बना दिया। तो अब ये समझ में आ गया कि टी सेट कैसे ट्रांसफर डिवीजन, वो की बेसल से और कौन टर्मिनल से, क्लियर हुआ, वो हमको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, द 2 बेसल सेल्स डिवाइड बाय द ट्रांसफर डिवीजन एंड फॉर्म द 6 to 10 सेल स्टेज। कि बेसल सेल जो होगी, जो 2 सेल आपको पार्टिसिपेट करके फर्दर डिवाइड करती है, वो जनरली डिवाइड करके आपको 6 to 10 सेल स्टेज बनाएंगी। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल, और वही सेल आपको क्या कराती है, सस्पेंसर सेल कराती है। क्या कराती है, सस्पेंसर सेल का स्टेज का निर्माण करती है। तो क्लियर है, एक बात आपको समझ आ दूं कि बेटा आपको जायगोट की सारी सेलें क्या होती है, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं करती, ठीक है। उसमें से कुछ सेल एम्ब्रियो का निर्माण करती है और कुछ सेल आपको क्या होती है, अदर ऑर्गन्स का या कॉटिलिडन्स का और सस्पेंसर का, उसका फॉर्मेशन करती है। तो एम्ब्रियो, एक्चुअल एम्ब्रियो जो होता है वो हम देखेंगे जनरली कि एक्चुअल एम्ब्रियो कुछ सेल ही क्या करती है, उसका निर्माण करती है। जैसे सारी की सारी सेल एम्ब्रियो नहीं बनाती, तो वही तो हम देख रहे हैं कौन कौन सी एम्ब्रियो बनेगा, कौन कौन सा क्या बनाएगा, पार्ट्स में आपको डिवीजन होगा। तो अब हमको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब स्ट्रक्चर में आपको कि देखो ये बेटा डिवाइड किया, ट्रांसफर, ये आपको कैसा लॉन्गिट्यूडनल, फिर ये ट्रांसफर, ये लॉन्गिट्यूडनल, फिर ये ट्रांसफर, ये लॉन्गिट्यूडनल, मतलब आपको स्टेज बनती गई। तो अब आपको स्टेज क्या होगा कि इस तरह से आपको डेवलपमेंट होता जाता है। तो पहली बार आपको क्या होता है कि जनरली आपको स्टेज में कौन कौन से स्टेज आपको बनते चले जाएंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है कि इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको कई स्टेज बनती जाएंगी। तो देखो ये जो सेल होती है ऊपर वाली, वो आपको सस्पेंसर कहलाती है। सस्पेंसर मतलब होता है, यहाँ पे हमने लिखा होगा ऊपर, आपने कहा होगा सर फिगर आपको लिखे हुए हिस्टोरियल सेल, ये हिस्टोरियल सेल होता है। हिस्टोरियल सेल जो होती है वो क्या करती है, आपको हिस्टोरियम एक वर्ड यूज किया था ना, हिस्टोरियम। हिस्टोरियम का मतलब होता है फूड सकिंग ऑर्गन। तो ये बेटा वही फूड का सकिंग करती है और ये निरंतर आपको क्या होती है, एम्ब्रियो को देती रहती है, क्लियर, उसका काम होता है। तो ये फूड सकिंग, ये बीच में उसके सस्पेंसर सेल होती है, सस्पेंसर सेल का मॉडिफिकेशन ही है वो। और ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, नीचे वाले जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सेल्स बनाती है। तो देखो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान रखो, इस सस्पेंसर सेल में जो एम्ब्रियो से अटैच रहती है सबसे नीचे वाली, वो होती है बेटा आपको रूट टिप होती है। देखो यहाँ पे आपको मिलता है, ये ध्यान, ये रूट टिप, ठीक। और उसी की जस्ट एक नीचे वाली सेल होती है जो अटैचमेंट करती है एम्ब्रियो से, वो भी अटैचमेंट होती है, उसको कहते हैं रूट कैप कहते हैं, क्लियर हो, ये ध्यान रखिए, उसको क्या कहते हैं, रूट कैप कहा जाता है। तो दो चीजें हमको बड़ी इंटरेस्टेड आई कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, डिवाइड कर देती है अलग अलग सेल, तो उससे जो अटैच होती है सस्पेंसर की लास्ट वाली सेल, वो क्या होती है, रूट टिप होती है। और उसके जस्ट ऊपर वाली वो भी अटैच होती है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो वाली सेल से, उसको हम कहते हैं क्या, आपको रूट कैप कहते हैं, सॉरी हाँ रूट कैप कहा जाता है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बेटा ये जनरली कॉटिलिडन का फॉर्मेशन फॉर्मेशन करता रहेगा और फाइनली क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियो में। अब स्टेज इसकी देखनी है आपको, जो एनसीईआरटी में स्टेज दिया, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टेज इसकी जो होती है, एम्ब्रियो की स्टेज देखो ध्यान रखिएगा, पहले तो प्रो एम्ब्रियो स्टेज आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या आएगी आपको, प्रो एम्ब्रियो स्टेज आएगी। फिर उसके बाद आपको
जाइगोट से जब 2 सेल के डिवाइड किया, 2 सेल के बाद 4 सेल, उसके बाद प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो के बाद आपको क्या होता है, जब ढेर सारे ग्लोबुलर सेल्स बन जाती हैं, लगभग आपको 16 सेल से, तो वो बनाती है ग्लोम्युलर स्टेज कहलाता है। वो एम्ब्रियो का कौन सा स्टेज करा रहा है, ग्लोम्युलर स्टेज। ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, ये ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज होता है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो एनसीईआरटी का सबसे अच्छा पेपर है बेटा, वो देख लीजिएगा। तो ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आपको आता है कौन सा स्टेज, जिसे कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज होती है, ठीक है, वो आता है। उसके लास्ट में, बाद में सबसे लास्ट जो आता है, वो आता है हॉर्स शू शेप स्टेज होती है, जो फाइनली आपको इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये फाइनली आपका मेच्योर एम्ब्रियो होता है, ये मेच्योर एम्ब्रियो है। इसके सारे हमने यहाँ पे देखो कार्टिलेज साथ में बनाया हुआ, सबके पार्ट आपको लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको समझाते हैं। तो ये चीजें आपको रही बातें, तो यहाँ तक आपको फिगर समझ में आ गया, कैसे कैसे से डिवाइड करती गई, इसमें से क्या बना, रूट की टिप बना, क्या रूट कैप बना। यही आपको क्या होता है बेटा, जनरली क्या होती है, ये सेल्स आपको रूट का फॉर्मेशन करती है। आपको पता होगा ना कि इसी से तो रूट बनेगा, फिर सूट वाला पार्ट बनेगा। क्या सूट वाला पार्ट सीट से कौन बनाता है, रूट वाला पार्ट क्या बनाता है, कौन सा रीजन होता है, वो सारे रीजन तो भी हमको समझने क्लियर हो जाएगा। तो ये हम आपको रिमूव करते हैं बेटा, ये चीजें आपको। अब आते हैं मेन पॉइंट अपने, इसको अभी रहने, ठीक। आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि हमने देखा था क्या आपको, जो हमने बताया आपको क्या कहते हैं बेटा, सस्पेंसर सेल। अगली बार, द अपर मोस्ट सेल्स ऑफ सस्पेंसर इज वास्कुलर सेल या हॉस्टोरियल सेल, उसको हमने बता दिया। जो सबसे ऊपर मोस्ट ऑफ द सस्पेंसर सेल के सबसे ऊपर वाली सेल होती है, उसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल, या फिर आपको क्या था, वास्कुलर सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, वास्कुलर सेल बोला जाता है, वास्कुलर सेल, या कहते हैं इसको क्या, हॉस्टोरियल सेल। ये हमने बता भी रखा हुआ, क्लियर है। सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, एंड द लोवेस्ट सेल इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस व्हिच इज फॉर्म ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। और सबसे लोवेस्ट सेल, ये हाईएस्ट और मोस्ट अपर होती है, और सबसे लोवेस्ट वाली जो सेल होगी बेटा, वो होती है, ध्यान में रखिएगा, वो होती है कौन, सस्पेंसर सेल की बात हो रही है, वो होती है सबसे लोवेस्ट वाली, जिसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। ये वर्ड याद रखें, कई बार पूछा गया है। हाइपोफाइसिस, द लोवेस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल की सबसे लोवेस्ट सेल जो होती है क्या होगी, हाइपोफाइसिस। सबसे मोस्ट ऑफ द अपर सेल्स ऑफ सस्पेंसर सेल इज कॉल्ड एज द हॉस्टेरियल वास्कुलर सेल्स। क्लियर हुआ। सबसे ऊपर वाली वास्कुलर सेल्स, सबसे नीचे वाली हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस इज प्रोड्यूस्ड टू, या फिर आपको क्या होता है, इज फॉर्म टू रेडिकल्स एंड रूट कैप। यही जो सेल होती है, ये क्या बनाती है बेटा, रेडिकल बनाती है, एंड क्या बनाती है, रूट कैप बनाती है, रूट कैप। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाइपोफाइसिस ही क्या बनाती है, रेडिकल एंड क्या होते हैं, रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। क्लियर हो गया, हमको यहाँ पे मिला। अब आगे, द टू एपिकल सेल्स first divide by the longitudinal division and they are transfer and partially division। कह रहा है कि जनरली क्या करता है, जो नीचे वाली सेल्स होती है, एम्ब्रियो वाली जो बेसल सेल्स की बात कर रहा है, कि द टू एपिकल सेल्स फर्स्ट डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल, वो लॉन्गिट्यूडिनल पहली बार डिवाइड करती है, और जनरली क्या बनाती है आपको बेटा, 16 सेल स्टेज बनाएगी। कितने सेल स्टेज बनाएगी, 16 सेल स्टेज बनाती है, एंड सो ऑन 16 सेल स्टेज इज ग्लोम्युलर एम्ब्रियो। और वही 16 सेल स्टेज जो होता है क्या कहलाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की स्टेज कहलाती है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 16 सेल स्टेज, जो अभी तो लिखा था ना, 16 सेल स्टेज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक, वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहलाता है। नोट डाउन हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया। अब ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटिलिडन, अब कंडीशन क्या होती है, कॉटिलिडन का जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान सुनिएगा, कॉटिलिडन का जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉटिलिडन का जैसे ही डिफरेंशिएशन होता है, तो
तो वो जनरली डिफरेंशिएशन होके आपको कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करेगी। दो कॉटिलीडन बनता है तो उसको हम कहते हैं डाइकॉट। वो कॉटिलीडन, ये देखो ये क्या है, आपको कॉटिलीडन ही दिख रहा है ना बेटा, ये कॉटिलीडन, ठीक, ये कॉटिलीडन है, ठीक। अब हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, समझो यही बना हुआ है, इसको हम समझ रहे हैं। इसके कॉटिलीडन को हम दो कॉटिलीडन बनेंगे, जनरली आपको क्या होता है डिस्क्राइब हो जाएगा। और डाइकॉट में आपको फाइनली क्या होगा कि मैच्योर एम्ब्रियो इन डाइकॉट कंसिस्ट ऑफ टू लैटरल कॉटिलीडन एंड टर्मिनल प्यूल आर स्टेम टिप एंड द रेडिकल आर रूट टिप। इसमें कॉटिलीडन जो बनता है जनरली आपको जो मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसमें आपको क्या होते हैं, दो टर्मिनल सेल्स जो होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं, वो जनरली आपको बनाती हैं किसका बेटा, दो टर्मिनल सेल्स फॉर्मेशन करती हैं, वो बनाती हैं आपको रेडिकल, रेडिकल को कहते हैं आपको क्या बनाएगी, प्लीम्यूल। क्या बनाती है, दो चीज बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें, प्लीम्यूल, एक देखो कहीं लिखा हो, प्लीम्यूल बनाएगी और क्या बनाएगी, रेडिकल, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल जो होता है जनरली इसको कहेंगे क्या, शूट टिप, ये शूट टिप का निर्माण करते हैं, मतलब शूट वाला जमीन से ऊपर वाला भाग जो सीड देखो जनरेट करते हैं, जैसे सीड जनरेट करेगा तो जमीन के ऊपर वाला भाग मिलेगा, उसको बोलते हैं शूट टिप या स्टेम वाला पार्ट कह सकते हो, उसको कह सकते हैं स्टेम टिप भी कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हो, शूट को आप जनरली ना लिख कर तो आपको सीड टिप भी बनाता है, स्टेम टिप भी लिख सकते, स्टेम टिप का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या बनाएगा, रेडिकल से आपको बनेगा रूट टिप। क्लियर हो गया, रेडिकल से रूट निकलता है, जानेंगे एम्ब्रियो में कहीं लिखा हुआ है, ये रेडिकल वाला पार्ट, ये प्लीम्यूल वाला पार्ट, स्पष्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम अभी दिखाएंगे कैसे कैसे बन गया था इसे। ये हॉर्स शेप्ड एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है, हॉर्स शेप। स्टेज कितनी कितनी थी हमने आपको बताया, 2 सेल 3 सेल एंड 4 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद 16 सेल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद आपको क्या होता है, उसके बीच में एक और स्टेज आती है बेटा, उसको बोलते हैं टार्पीडो एम्ब्रियो, टार्पीडो स्टेज एम्ब्रियो। और लास्ट में आता है क्या, सॉरी उससे पहले आता है आपको क्या, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड के बाद आपको आता है क्या, टार्पीडो एम्ब्रियो, और लास्ट में आता है हॉर्स शेप। तो ध्यान रखिएगा, स्टेज आपको थोड़ा सा हम लास्ट वाली लाइन में बता देंगे स्टेज में ना, पहले आपको कंटिन्यूअस करते हैं। तो ये आपको रेडिकल हुआ और ये क्या हुआ, प्लीम्यूल हुआ, ये दो चीजों का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो हमको कहाँ पे मिला, ये जनरली इसी में देख लो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये भी एम्ब्रियो का है। ये आपको क्या मिला, ये वाला पार्ट जो मिला बेटा, ये प्लीम्यूल, जहां से आपको फॉर्मेशन होता है किसका, और यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये आपको पूरी एक्सिस है, कभी एक्सिस दिया हुआ लिखा हुआ है, तो ये एम्ब्रियो की यहाँ से यहाँ तक एक्सिस है। तो इसके अपर पार्ट, ध्यान सुनो, इसका ये जो होता है ये प्लीम्यूल होता है, जहां से आपको किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है ये इधर का, ये पूरा का पूरा कॉटिलीडन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से एम्ब्रियो था, कॉटिलीडन बाद में जब एम्ब्रियो बन जाता है बेटा, फिर कॉटिलीडन का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 कॉटिलीडन हुए, कभी कभी आपको एक कॉटिलीडन बनेगा, तो ये 2 कॉटिलीडन आपको बने हुए। और ये जो होता है सबसे ऊपर, जबकि एपी क्या होता है, एम्ब्रियो के एक्सिस जो होती है, ये एक्सिस है, एक्सिस के जस्ट ऊपर जो पाई जाती है उसको कहते हैं इपिकोटाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इपिकोटाइल कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, उस भाग को हम इपिकोटाइल कहते हैं, देखो यहाँ पे। और उसके सबसे नीचे वाले भाग को जो कहते हैं वो कहलाता है हाइपोकोटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपो। ये इंसाइडिंग दे रखा हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा। एम्ब्रियो की एक्सिस पॉइंट पे हम पढ़ लेते भी हैं बेटा, आपको जनरली क्या होता है एम्ब्रियो के, देखो लिखा हुआ है कि आपको द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon, cotyledon is the epicotyl। अगर cotyledon के above जो पाया जाएगा, देखो ये cotyledon यहाँ, cotyledon के जो above पाया जाता है जनरली वो आपको epicotyl होता है, और cotyledon के जो नीचे पाया जाता है वो क्या आता है, hypocotyl कहलाता है। ठीक, उसके बाद आपको रेडिकल होगा, और सबसे नीचे आपको क्या होता है, रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपको मैच्योर एम्ब्रियो का, हमने सारी चीजें कर लिया, और क्या कहते हैं कि रूट कैप और सारी चीजें बना लिया। ये था आपको डाइकोटिलीडन का, ठीक है। स्टेज याद रहे डाइकोटिलीडन का, हमने स्टेज भी आपको बता रखा होगा बेटा। अब लास्ट ये मोनोकार्टिक है, मोनोकार्टिलीडन का बहुत सिंपल है। डाइकोटिलीडन में स्टेज जो हमने बताया वो आपको ध्यान रखेगा, एक होता है प्रो एम्ब्रियो पहले बनेगा,
प्रो एम्ब्रियो बनेगा। प्रो एम्ब्रियो के बाद आपको क्या बेटा आएगा, ध्यान रखो, ध्यान दो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर आएगा। ग्लोबुलर के बाद आपको क्या आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, याद करो, हार्ट, हार्ट शब्द आएगा। हार्ट शब्द के बाद क्या होगा, टारपीडो शब्द। टारपीडो शब्द के बाद आपको सबसे लास्ट क्या आएगा, हॉर्स शब्द। क्लियर हुआ? तो ये आपको देना है मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये स्टेज आपको ध्यान रखिएगा, कभी आपको ये बड़ी एग्जाम में एम्स में पूछा गया है कि उसकी स्टेज क्या होती है, 20 वाला कंटिन्यूअस स्टेज पूछा गया, एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टारपीडो शेप, फिर आपको हॉर्स शेप। क्लियर हुआ? तो ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रहे। अब आते हैं लास्ट पर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखते हैं हम बेटा कि आपको किस पे देखते हैं, क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलिडन। ध्यान दीजिएगा, मोनोकॉटिलिडन में सिर्फ अंतर ये है कि द नॉर्मल टाइप ऑफ मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो डेवलप हैज बीन स्टडीड इन द सजिटेरिया सजिटिफोलिया। एक पौधा होता है जिसका नाम है, जिसमें आपको मोनोकॉटिलिडन का अध्ययन किया जाता है, सजिटेरिया, ध्यान रखिएगा, सजिटेरिया और सजिटिफोलिया। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इस पौधे का नाम। ये इसमें सबसे कॉमन आपको क्या होता है, मोनोकॉटिलिडन का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। ये इस पौधे में बेटा, पौधे का नाम याद रखिएगा, अर्ली डेवलपमेंट। और डाइकॉटिलिडन में क्या होता है कि ये आपको ग्लोबुलर स्टेज एंड लेटरल एंड डिफरेंशिएटेड स्टार। इसके बाद आपको ग्लोबुलर स्टेज और इसका डिफरेंशिएटेड स्टार होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। इसमें जनरली क्या होता है कि जो हमने दो सेल जायगोट का दो सेल देखा था बेटा, बेसल और टर्मिनल, इनमें जो होता है, जो सस्पेंसर वाली सेल होती है, वो फाइनली सिर्फ आपको सिंगल ही रहती है, वो फर्दर डिवाइड नहीं करती। ध्यान रखिएगा, सस्पेंसर सिर्फ एक ही रहती है, वहां पर ढेर सारी डिवाइड करके बन गई थी ना। मोनोकॉटिलिडन में सस्पेंसर सेल जो होती है वो जनरली सिंगल ही रहती है, वो फर्दर डिवाइड नहीं करती है। जो आपको टर्मिनल सेल होती है वो आपको जनरली क्या होती है, डिवाइड करती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है और डिवाइड करती रहती है, और सस्पेंसर से सिंगल होती है और वो क्या होती है, वैस्कुलर रह जाती है। और आगे देखिएगा, जो टर्मिनल कॉटिलिडन होता है उसको हम कहते हैं इसको टेलम कहा जाता है, जो टर्मिनल का। अब हम इसको देखते हैं, ये आपको जनरली ग्रास का है, ये आपको एम्ब्रियो ग्रास का है, जो मोनोकॉटिलिडन में आता है। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डाइकॉट में आपको जनरली देखो कि बेटा क्या, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन परहैप्स ओनली वन कॉटिलिडन इज द ग्रास फैमिली, द कॉटिन जनरली कॉल्ड एज द स्कोटेलम। स्कोटेलम, इसके एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है स्कोटेलम कहा जाता है। स्कोटेलम आपको देखो यहाँ पे आपको जनरली इसका कॉटिलिडन जो जनरली था सिंगल कॉटिलिडन, ये ध्यान रखो, इसके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, इसके दो कॉटिलिडन नहीं होते हैं, इस वजह से उसको हम कहते हैं क्या, स्कोटेलम। उसका सिंगल कॉटिलिडन ही क्या कहलाता है आपको, स्कोटेलम, जो कवर्ड होता है। ये देख लो, ये वाला स्कोटेलम आपको कह रहा है, ठीक, वो स्कोटेलम होता है। अब जनरली आपको क्या देखना है, स्कोटेलम हुआ, ये फिगर हमने बनाया है, इसी को आपको ध्यान रखिएगा। स्कोटेलम करा था, अगली पॉइंट इन द इसमें टुवर्ड द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस एंड द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द कि रेडिकल एंड द रूट कैप इंक्लूड इन द डिफरेंशिएट। इसके जो एक्सियल एंड से नीचे की तरफ आपको होता है वो जनरली आपको क्या होता है बेटा, रूट कैप होता है। रेडिकल पाया जाता है, उसके एक्सियल जो है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है बेटा, देख लो, ये एम्ब्रियो का जो एक्सियल आपको पार्ट होता है वो रेडिकल होता है, एक्सियल के सबसे लोअर पार्ट पे रेडिकल पाया जाता है, और वो रेडिकल के बाद आपको रूट कैप होगी, और वही रूट कैप को कवर्ड किए रहती है एक स्पेशल टाइप के, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है क्या, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा किसको कवर करता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, रेडिकल्स एंड रूट क्या कहते हैं कि रूट कैप को, रेडिकल्स एंड रूट कैप इंक्लूड इन द यूनिसेटेड शीथ कॉल्ड एज कोलियोराइजा। एक पूरी शीथ बनी रहती है, वही शीथ इसको क्या होता है, कवर्ड किया रहता है, जिसको कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक, क्लियर हो गया। कोलियोराइजा जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा था, एंड द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्कोटेलम इज द एपिकोटाइल।
जो आपको ध्यान रखिएगा, जो इपिकोटाइल होती है, ये ध्यान रखिएगा, एवं जो होती है इपिकोटाइल का भाग हमने देखा, ये काटोगे तो ये मिल जाएगा ना, इपिकोटाइल फिर हाइपोकोटाइल, जनरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला पार्ट देख लो, ये इपिकोटाइल, यहाँ से पार्ट जो होगा वो हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो इपिकोटाइल वाले पार्ट में आपको जनरली क्या मिलेगा, इपिकोटाइल वाले पार्ट में तो ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, इपिकोटाइल वाला जो एक्सियल पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है क्या, सूट एपेक्स और इपिब्लास्टिड होता है, ठीक है। और ये क्या आता है, कोलियोप्टाइल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कोलियोप्टाइल किसको कवर किया रहता है, तो आपको कहोगे इपिकोटाइल हैज ए सूट एपेक्स एंड ए few leaf primordia including the hollow foliar structure that is कोलियोप्टाइल। ये ध्यान रखिएगा, ये लीफ जो आपको वो सॉरी जो भाग होता है क्या, सूट एपेक्स जो होता है, ये लिखा है सूट एपेक्स, ये सूट एपेक्स जो होता है बेटा इसको कवर किया रहता है, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे कवर किया, एंड दिस इज द कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल। ये दो चीजें आपको याद रखिएगा मोनोकॉटिलिडन का, ये दो चीजें, सूट एपेक्स किससे कवर रहता है, सिस से, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और जो रूट कैप आपको कवर रहती है उसको बोलते हैं क्या, कोलियोराइजा, रूट कैप एंड रेडिकल। अब रेडिकल से क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, और वहाँ प्लूमेन जो डाइकाट हमने देखा था उससे क्या निकलेगी बेटा, आपको सूट एपेक्स। क्लियर हो गया ना। तो इतने आपको लेक्चर्स आपको इस दौरान थे जो एम्ब्रियो के दौरान हमने देखा हुआ था कि एम्ब्रियो में फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे आपको एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ था बेटा, हमने एक एक लाइन पढ़ लिया, उसका जो माइनरली मेन पॉइंट है उसी को हमको जानना था। तो यहाँ पे डाइकार्टिलिडन एंड मोनोकार्टिलिडन दोनों को देख लिया। मोनोकार्टिलिडन डाइकार्टिलिडन में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा, डाइकार्टिलिडन में आपको दो कार्टिलिडन का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि हमने देखा था ना दो कार्टिलिडन, जबकि मोनोकार्टिलिडन में सिर्फ आपको एक ही कार्टिलिडन होता है, जो कवर्ड होता है किससे, आपको स्पुटेलम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल होता है जनरली आपको, और बहुत सारी चीजों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये हमने देखा कि मोनोकार्टिलिडन में जो आपको जाइगोट से दो सेल बन रही थी, टर्मिनल और बेसल, उसमें से टर्मिनल से डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। बेसल जो आपको सस्पेंसर सेल बनाती है, जो सस्पेंसर सेल थी वो फर्दर आपको डिवाइड नहीं करती, ठीक है। और उसका सिंगल्स आपको क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है। तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके। तो एक सीट में हम आपको क्या करेंगे बेटा, कभी वो एक नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर उसमें हम कल आपको एक सीक्वेंस में आपको दे देंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे वो नोट डाउन करके आपको दे देंगे, जिसमें आपको मोनोकार्टिलिडन के एम्ब्रियो में और डाइकार्टिलिडन के एम्ब्रियो में क्या अंतर होता है। क्लियर हो गया? तो बस इतना, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। तो बेटा आज हम लेक्चर्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे सीट के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक आप हार्ड वर्क करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।